हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इसमें दोस्तों मैं इतिहास का जो भी चैप्टर है उसको कंप्लीट करा चुका हूँ। तो इसमें जो भूगोल का है उसमें कुछ चैप्टर हो चुका है। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्लोब। ठीक है, इसमें अक्षांश व देशांतर रेखाएं, पृथ्वी का आकार, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, स्थानीय व मानक समय, भारतीय मानक समय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। कर्क और मकर रेखा के बारे में जानेंगे। देशांतर वो समय के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ लाइनें उसको देख लेते हैं, उसके बाद इन सब के बारे में देखेंगे। हमारी पृथ्वी की वास्तविक आकृति एक चपटे दीर्घवृत्त के समान है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी की वास्तविक आकृति कैसी है, चपटा है। ठीक है, ऐसे मतलब कि इस टाइप है। ठीक है, दीर्घवृत्त के समान है, परंतु पृथ्वी के 36 व ऊर्ध्वाधर अर्धव्यासों में इतना कम अंतर, ठीक है, कितना है, 21.5 किलोमीटर है कि इसकी आकृति को लगभग गोलाकार या नारंगी के समान मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे नारंगी आपका फल नहीं है, ऐसे करके उसी का अनुमान ये माना गया है। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं पॉइंट। हमारी पृथ्वी कैसी है दोस्तों, त्रिआमी है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई तीनों रूप जो हैं विमाएँ, ये सब तीनों हैं। यह ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है, ध्रुव पर कैसी है दोस्तों, देखिए इधर मान लीजिए ए पृथ्वी है। ठीक है, इधर ये ध्रुव है। देखिए ये सब यहाँ पे चपटी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये आपकी दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, इसमें और पॉइंट देख लेते हैं। अतः गणितीय दृष्टि से पृथ्वी एक क्या है, जियोड है। ठीक है, मतलब जो थोड़ा सा गोल नहीं ऐसे करके ऐसे रहता है ना, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं। ठीक है, जियोड शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्व्याकार दो शब्द जियो प्लस आइड से मिलकर बना है, जो पृथ्वी और इसके त्रिभुमी आकृति होने को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पृथ्वी की वास्तविक आकृति को प्रदर्शन करने के लिए एक मॉडल के रूप में ग्लोब का निर्माण किया गया है। ठीक है, जो जो पृथ्वी है उसका जो एक्चुअल जो उसका प्रदर्शन करने के लिए क्या किया है, एक ग्लोब का निर्माण किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्लोब की आकृति मतलब यथार्थ जो है चित्रण ग्लोब द्वारा ही संभव है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ग्लोब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लोब की परिभाषा देख लेते हैं, कुछ लाइनों में दिया उसके बारे में जान लेते हैं। आकार और प्रकार में ये छोटे या बड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ग्लोब कैसे बनाए जा सकते हैं, आकार प्रकार में छोटे या बड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब जो आसानी से दूरस्थ ले जाए जा सकते हैं। ठीक है, कैसा ग्लोब होता है, एक जो बड़ा होता है वो एक ही स्थान पर होता है, उसको कहीं और नहीं ले जा सकते। लेकिन कुछ होते हैं जो पॉकेट में रखने वाले ग्लोब, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, ग्लोब स्थिर नहीं होते। ग्लोब को भी उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार की पहिया का लट्टू घूमता है। ठीक है, जैसे कुम्हार है, जैसे वो अपना दिया बनाता है, जैसे उसका पहिया घूमता है, उसी के अनुसार ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर महाद्वीप, महासागर, देशों के उनके वास्तविक आकार व आकृति में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ग्लोब के ऊपर क्या है, जो महासागर है या महाद्वीप है उसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं उसको वास्तविक रूप में। ठीक है, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं ग्लोब के बारे में। धरातल पर किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए किसी दूसरे स्थान का संदर्भ लिया जाता है। ठीक है, किंतु संदर्भ के लिए कोई स्थान या बिंदु न हो तो स्थिति का निर्धारण करना क्या होता है, कठिन होता है। तो पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है। ठीक है दोस्तों, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो ऐसे करके रेखाएं नहीं है, ऐसे ऐसे करके हैं, ये सब दोस्तों कौन सी रेखाएं, ये सब अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और ये जो आपकी करके ऐसे करके रेखाएं हैं, ये कौन सी रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है,
और ये जो आपकी ये बीचों बीच जो जा रही है, सॉरी दोस्तों, ये आपकी देखिए, ये जो क्या, ये आपको भूमध्य रेखा है, ठीक है, जो 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। और इस क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको आप दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, जो नहीं बताता था कि उत्तरी ध्रुव पे चिपटा है और दक्षिणी ध्रुव पे भी ये चिपटा है, ठीक है। इसलिए इसका कोई किनारा नहीं है, किस पे दोस्तों, ग्लोब पे कहा गया, ठीक है, जहाँ से दूरी का मापन किया जा सके, मतलब दूरी का मापन किया जा सके, किंतु फिर भी इस पर दो बिंदु कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव निश्चित है। मान लीजिए ग्लोब है, यहाँ पे सब क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। यही आपको बताया गया है इसमें। और उसके बाद देख लेते हैं, इसलिए इन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। ये दो बिंदु भौगोलिक ग्रिड को आधार प्रदान करते हैं। भौगोलिक ग्रिड में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, ठीक है। जैसे चित्र में आप दिखाएं, देखिए जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको चित्र में कौन कौन सी रेखाएं, यही है आपकी, कौन सी है, ये अक्षांश रेखाएं, और ये सब आपकी देशांतर रेखाएं, ये दोस्तों इसमें बोल रहे हैं, ठीक है। रेखाएं होती हैं, ये क्षैतिज तथा कैसी होती हैं, ऊर्ध्वाधर खींची जाती हैं, ठीक है। इन्हें क्रमशः अक्षांश या समानांतर रेखा कहते हैं, और एक और क्या उसको देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अक्षांश किससे कहते हैं। अक्षांश की परिभाषा देख लेते हैं। अक्षांश समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समांतर खींची जाती हैं, ठीक है। कैसे दोस्तों खींच जाती हैं, ऐसे खींच जाती हैं, ठीक है। ये पूर्व है, ये पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की ओर एक समान रेखा खींची जाती है, ठीक है। इसमें और पॉइंट देख लेते हैं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के मध्य अर्थात दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो दूरी है, तो इसी को दोस्तों, ये जो काल्पनिक रेखा खींची गई इसी को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग और पॉइंट देख लेते हैं। स्पष्ट है कि यह वृत्त ग्लोब को दो बराबर भागों में काटती है, ठीक है। जो आपकी विषुवत रेखा है वो क्या करती है, ग्लोब को दो भागों में काटती है, और सभी अक्षांश समानांतर से बड़ा होता है, अतः इसे बृहद वृत्त कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए यही है आपको, ये जो विषुवत रेखा क्या है, दोनों एक ग्लोब क्या था, दोनों को एक समान भागों में काट रही है। और पॉइंट इसके बाद देख लेते हैं। अन्य सभी समांतर रेखाएं विषुवत वृत्त से छोटी होती हैं, ठीक है। मान लीजिए जो बीच में है ना, इसीलिए बड़ा है, और इसके बाद ये सब जो रेखाएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं, ठीक है। किससे, इस रेखा से, जो आपकी विषुवत रेखा, ठीक है। इसमें दोस्तों और लाइन देख लेते हैं। ग्लोब को दो असमान भागों में विभक्त करती है, अतः इन्हें लघु वृत्त कहते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश समांतरों की लंबाई उत्तरोत्तर घटती रहती है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, मान लीजिए ये विषुवत रेखा, ठीक है, इसके या ऐसे जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या लंबाई घटती जा रही है, ठीक है। तो यही इसमें दर्शा रहा है या बता रहा है। ध्रुवों की कोई लंबाई नहीं होती, ठीक है, ये काल्पनिक होते हैं, और वे बिंदु मात्र ही होते हैं। और देख लेते हैं इसमें कुछ लाइन है। किसी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण की ओर दिल्ली का अक्षांश पृथ्वी के केंद्र पर कोणात्मक दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं, ठीक है। इसको आगे चल के समझा रहा हूँ मैं। यदि कोई स्थान भूमध्य रेखा उत्तर में है, ठीक है, मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, इसके उत्तर में बता रहा है, ठीक है, उत्तर में, तो उस अक्षांश उत्तरी, और ठीक है, इसको उत्तरी अक्षांश में कहेंगे, और जो दक्षिण में है उसको उसका दक्षिणी अक्षांश, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो उसको दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे, ठीक है। और जैसे में इसमें क्या दिया है, दिल्ली का अक्षांश कितना है, मान लीजिए यहाँ पे भारत, ठीक है, भारत में ये यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, दिल्ली का अक्षांश 30 अंश उत्तरी है, ठीक है, ये उत्तर में है। तो इसका तात्पर्य यह है कि दिल्ली भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है, ये क्या है, भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के उत्तर साइड में, ठीक है, क्या है, दिल्ली है, ठीक है। और यह स्थान पृथ्वी के केंद्र पर भूमध्य रेखा के साथ, ठीक है,
पृथ्वी के केंद्र पर भूमध्य रेखा के साथ उत्तर दिशा में 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, कुछ और लाइनें पॉइंट इसमें देख लेते हैं। पृथ्वी लगभग गोलाकार है। ठीक है, कैसे है? देखिए इस चित्र के माध्यम से इसमें, और इस गोले में कितना 360 डिग्री है। यदि भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये विषुवत रेखा कहते हैं, या उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये बता रहे इसमें बढ़ते हैं तो हम पृथ्वी के गोले के 1/4 भाग पार करते हैं। इसका कितना 1/4 भाग पार करते हैं। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90, ठीक है, तथा दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ से जाएंगे तो ये 90 होगा, इधर भी 90 होगा। ठीक है, और देखने पॉइंट है, कुछ लाइन है। भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, एक कोण, जिससे मान लीजिए भूमध्य रेखा है, ठीक है, इसको एक कोण मिलाने वाले क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। ठीक है, क्योंकि यह बीचों बीच है, इसलिए दोस्तों इसको 0 डिग्री का कोण दिया गया है। अतः इस पर स्थित प्रत्येक स्थान का अक्षांश कितना होता है, 0 होता है। यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो कितना 1 डिग्री की बात कर रहा है, तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 90 अक्षांश समांतर प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे बोल रहा है यहाँ पे यह आएगा विषुवत रेखा। ठीक है, 1 डिग्री के अक्षांश में यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 90 आएगा। ठीक है, इधर भी कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, ये बता रहा है। इस प्रकार विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा को लेकर अक्षांशों की समांतर रेखा कुल कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों 90 उत्तरी और 90 दक्षिणी है, कितना हो जाएगा 180, और प्लस जो आपका विषुवत रेखा है उसको जोड़ लेंगे तो 181 हो जाएगी, क्योंकि आपका विषुवत रेखा भी अक्षांश रेखा में काउंट होगा। किसी भी स्थान का अक्षांश सूर्य अथवा ध्रुव तारे की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होती है, 110.56 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर यह लंबाई कितनी हो जाती है, 111.7 किलोमीटर, क्योंकि ये जो अक्षांश रेखाएं क्या होती है, घटती बढ़ती रहती हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे देशांतर रेखा के बारे में। ठीक है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले, देखिए ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, ऐसे इनको जो मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं लगभग भूमध्य रेखा उत्तरी ध्रुव जितनी लंबी होती हैं और बृहद वृत्त कहलाती हैं। ठीक है, इसमें और पॉइंट देख लेते हैं। जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे प्रधान या मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, इसके निर्धारण हेतु वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में इंग्लैंड के लंदन के पूर्व में ग्रीनविच, ठीक है, नामक स्थान पर स्थित रॉयल 60 वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को क्या कहा गया दोस्तों, प्रधान मध्याह्न माना गया और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया, ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया। वर्तमान में ग्रीनविच मध्याह्न को 0 मानकर बाकी देशांतर की गणना की जाती है। ठीक है, इसी को एक मध्याह्न मानकर बाकी देशांतर की क्या की जाती है, गणना की जाती है। अतः प्रधान मध्याह्न का अर्थ होता है ग्रीनविच मध्याह्न। ठीक है, प्रधान मध्याह्न को 0 डिग्री मानकर इसके 180 पूर्व तथा पश्चिम देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, कितना दोस्तों, इधर देखिए ऐसे करके कितनी है दोस्तों, इधर 180 और इधर भी 180 है, दोनों कितने हो जाएंगी, कुल देशांतर रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी, 360। ठीक है, 180 इधर है, 180 इधर है। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 360। इसमें कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पूर्व में खींची जाती हैं उन्हें पूर्वी देशांतर, तथा जो देशांतर रेखाएं
प्रधान मध्याह्न के पश्चिम में खींची जाती है उन्हें पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिम देशांतर रेखा एक ही है। यह प्रधान मध्याह्न रेखा के ठीक विपरीत होती है। ठीक है, देख लेते हैं और पॉइंट इसमें। प्रधान मध्याह्न पृथ्वी को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्धों में बांटती है। ठीक है, इसमें पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देती है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित स्थानों को देशांतर पूर्व तथा पश्चिम गोलार्ध में स्थित स्थानों को देशांतर पश्चिमी कहते हैं। अब हम लोग दोस्तों इसमें क्या दिया चर्चा करने के लिए वो है खरबूज या नारंगी। आप देखे होंगे इसमें कैसे होता है, ऐसे ऐसे धारी धारी होता है। ठीक है, वही इसमें बता रहा है। धारियाँ दिखाई देती हैं, उसी प्रकार हमारे ग्लोब पर देशांतरों का जाल फैला है, मतलब जो देशांतर है उसका जाल फैला है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग दोस्तों देशांतर व समय। ठीक है, देशांतर व समय का आपस में क्या है, प्रत्यक्ष रूप से एक संबंध है। यह संबंध पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन गति करती है, तो घूर्णन गति कितने समय में पूरा होता है, 24 घंटे लगाती है। ठीक है, एक चक्कर पूर्ण करती है और इस प्रक्रिया में पृथ्वी कितना दोस्तों 360 अंश घूमती है। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी एक घंटे में कितना दोस्तों 360। ठीक है, मान लीजिए 360 कितने समय में 24 घंटे में। ठीक है, तो एक घंटे में पूछ रहे तो क्या करेंगे, इसको इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो 24 एकम 24 बचा कितना 12। ठीक है, 0। ठीक है, फिर 24 5 120। ठीक है, तो ये आपका 15 डिग्री आ गया। तो ये दोस्तों यहाँ पर दिया है। ठीक है, मतलब कि 360/24 मतलब एक घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, अतः दो स्थान एक दूसरे से 15 डिग्री पूर्व अथवा पश्चिम में है। ठीक है, कितना है 15 डिग्री पूर्व और पश्चिम दोनों में है, तो उनके समय में एक घंटे का अंतर होता है। कितने दोस्तों, एक घंटे में नहीं हो रहा है, एक घंटे में उसका अंतर हो रहा है। ठीक है, जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री बराबर कितना होता है 7 मिनट का अंतर है। ठीक है, उनके समय में 60/15 15 चौको 7 मतलब 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, कितना होता है, एक देशांतर के बीच में कितना अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी कैसे दोस्तों पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इसलिए पूर्व से स्थित स्थानों पर सूर्योदय पहले होता है। ठीक है, और पश्चिम में स्थित स्थानों पर सूर्योदय बाद में होता है। अतः हम जैसे जैसे पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं समय में उत्तरोत्तर प्रति देशांतर वृद्धि होती रहती है या होती जाती है। इसके विपरीत जैसे जैसे हम पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं समय में उत्तरोत्तर देरी होती जाती है। अब हम लोग जैसे देख लेते हैं, इसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ग्रीनविच प्रधान देशांतर पर दोपहर के 12 बजे। ठीक है, दोपहर कितने बजे हैं दोस्तों 12 बजे हैं। और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 6 बजे हैं। ठीक है, पूर्वी मान लीजिए यहाँ पर शाम कितने बजे हैं 6 बजे हैं। ठीक है, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर भी प्रातः सुबह के कितना बजे दोस्तों 6 बजे हैं। ठीक है, 180 देशांतर ग्रीनविच देशांतर के ठीक विपरीत दिशा में अवस्थित है, अतः वहाँ अर्धरात्रि है। ठीक है, क्या दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब बात करेंगे स्थानीय समय के बारे में। ठीक है, जब किसी स्थान का देशांतर सूर्य के ठीक नीचे होता है, सूर्य के ठीक क्या होता है दोस्तों नीचे होता है, तो वहाँ की घड़ियों में अपराह्न मतलब दोपहर कितने दोस्तों बजते हैं 12 बजते हैं। ठीक है, इसी स्थिति में उस स्थान विशेष की घड़ियों में वह स्थान स्थानीय समय कहलाता है। ठीक है, जब दोपहर के क्या होता है, जब सूर्य उत्तरांतर होता है तो उसमें 12 बजते हैं, तो वहाँ का वही आपका स्थानीय समय कहलाता है। ठीक है, एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक जैसा होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मानक समय टाइम। ठीक है, या स्टैंडर्ड टाइम। स्थानीय समय के अनुसार स्थान स्थान पर समय परिवर्तन होने पर विभिन्न प्रकार के संचार परिवहन व सार्वजनिक क्रियाकलाप को प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तथा व्यवस्थाएं ठप हो सकती हैं। इस समस्या के हल के लिए 1884 ईस्वी में
वाशिंगटन डीसी में एक आयोजन या गोष्ठी में ग्रीनविच के देशांतर, ठीक है, जो ग्रीनविच नहीं उसके देशांतर को 0 डिग्री मानकर समस्त विश्व को समय कटिबंधों में विभाजित करने का योजना निर्मित की गई। इसके आधार पर समस्त संसार को कुल कितने दोस्तों 24 कटिबंधों में विभाजित किया गया। प्रत्येक कटिबंध कितना है दोस्तों 15 डिग्री या 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर, ठीक है। और देख लेते हैं, ताकि दो निकटवर्ती कटिबंध के समय में 1 या आधे घंटे का अंतर हो। रूस का अधिकतर देशांतरी विस्तार होने के कारण देश में 11 समय कटिबंध व संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 समय कटिबंध को बनाया गया है, ठीक है। अपने देश में एक है जो इलाहाबाद के नैनी से बनाया गया। भारत मानक समय, इसके बारे में देख लेते हैं। देश की प्राकृतिक सीमाओं के अंदर जहाँ तक संभव हो समय की एकरूपता को बनाए रखने के लिए देश की केंद्रीय यमोत्तर और उसके स्थानीय समय को पूरा देश के लिए मानक यमोत्तर एवं मानक समय मान लिया जाता है, ठीक है, जो पूरे देश के लिए। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। भारत का कुल देशांतरी विस्तार कितना है दोस्तों 30 डिग्री है, ठीक है। अतः भारत की मानक मध्याह्न रेखा कितनी है दोस्तों 82 सही 1/2 अंश है, ठीक है। पूरी देशांतर को माना गया है, ठीक है। और वो कहाँ से होती है, इलाहाबाद से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे, ठीक है। अगर जो ग्रीनविच समय माना गया है वहाँ पर अगर 12 बजेंगे तो भारत में कितने बजेंगे 5:30 होंगे, ठीक है। आगे रहता है भारत का। अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। ग्लोब पर 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। जो आपका ये ग्लोब है, ठीक है, इस पे जो ये कौन सा रेखा है, ये देशांतर रेखा जो 180 अंश पर, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। क्योंकि इस देशांतर के दोनों ही ओर तिथियां मतलब डेट में 1 दिन का अंतर होता है, ठीक है। इसमें कितना 1 दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर कितना दोस्तों 0 एवं 180 देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। जो ग्रीनविच देशांतर है उसमें क्या होता है 0 से लेके 180 जो ग्रीनविच है रेखा है, इन दोनों के बीच में कितना दोस्तों 24 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। और पॉइंट दोस्तों इसमें देख लेते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जब ग्रीनविच के पूर्व में समय की गणना की जाती है तो 180 डिग्री पूर्व पर समय कितना दोस्तों 12 घंटा आगे होता है, ठीक है। जब कितना होता है 180 पे 12 घंटा होता है, ठीक है। और जब आपका 360 हो जाता है तो कितना दोस्तों, क्योंकि जो आपका देशांतर रेखाओं की संख्या कितने दोस्तों 360 है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 घंटा होता है, ठीक है। अगर इसको दोस्तों आप डिवाइड करेंगे तो 24 से कम 24, ठीक है। और बचा कितना दोस्तों 12, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप इसमें भाग देंगे तो कितना 15 बार जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर कितना आएगा दोस्तों 15 डिग्री आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसमें और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 180 डिग्री पूर्व पर 12 घंटे आगे होते हैं तथा ग्रीनविच के पश्चिम जाने पर 180 देशांतर पर 12 घंटा पीछे होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। यदि ग्रीनविच देशांतर पर बृहस्पतिवार 21 सितंबर, मान लीजिए कि ग्रीनविच देशांतर पर क्या है बृहस्पतिवार है, ठीक है। और 21 सितंबर 2006 को दोपहर 12 बजे हो, ठीक है। और वही 180 पूर्वी देशांतर, ठीक है, पर 21 सितंबर 2006 को क्या मध्य रात्रि होगी, ठीक है। जबकि 180 देशांतर 180 डिग्री पश्चिम देशांतर पर क्या होगा दोस्तों 20 सितंबर 2006 को मध्य रात्रि होगी, ठीक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 180 देशांतर के दोनों ओर 2 अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं, ठीक है। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो 1 दिन दोहराया जाता है, ठीक है। और जब इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो 1 दिन कम कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ इस बारे में और देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे में कुछ पॉइंटें हैं।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं होती है, ठीक है। ये जो ग्लोब है ये ऐसी होती है, ये ठीक है, ये सीधी नहीं होती हैं। और लाइनें देख लेते हैं, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी खिंची होती है, जिससे वो किसी भी स्थल खंड से होकर नहीं गुजरती हैं। यह रेखा 180 देशांतर रेखा से 3 बार विचलित होती है, ठीक है। जो 180 देशांतर रेखा है, पूर्वी एक है आपका पश्चिमी, ठीक है, दोनों मिला के 360 होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे किसी स्थलीय भाग से गुजरना या गुजरते खींचा जाता तो वह उस एक ही स्थल खंड पर ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व तथा पश्चिम अलग अलग दिन होते, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं किया गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि क्या होता है, पूर्व तथा पश्चिम दोनों में अलग अलग होते, ठीक है। जिससे विद्यालय व सार्वजनिक प्रतिष्ठान जो हैं संचालित करने में असुविधा होती है। मतलब जो आपका समय है वो समय सही से नहीं हो पाता, इसलिए दोस्तों इसको इस पर खींचा नहीं गया है, ठीक है। और देख लेते हैं पॉइंट। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे मेरा ख़त्म होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब